हेडिंग दीजिए, फर्म खत्म हो रही है। ओके, पूरा अच्छे से सुनेंगे, 1 घंटा ना पूरा अटेंटिव हो जाओ, इन द मोमेंट। जो मैं बता रही हूँ वो ध्यान से सुनो, कंसंट्रेशन बढ़ाओ अपनी। ओके, सोचिए इस चैप्टर में फर्म खत्म हो रही है, ये चैप्टर थोड़ा सा अलग है बाकी चैप्टर्स से। बाकी चैप्टर्स में ज़्यादातर आप वही देख रहे थे, रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। इसमें थोड़ा सा आप अलग देखोगे ना। विषय फर्म डिसॉल्व क्यों हो रही है? फर्म डिसॉल्व होने के कई कारण हो सकते हैं, फर्म बंद होने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे कोर्ट बोल सकती है कि बंद करो फर्म, तुम्हारी कंप्लेंट मिली है। और हो सकता है, हाँ जी बोलिए, कोई अगर कंप्लेंट मिली हो फर्म के अगेंस्ट, तो कोर्ट आपको कैसे ऑर्डर दे सकती है कि अपनी फर्म डिसॉल्व करो, तुम इलीगल काम कर रहे हो, मे बी कुछ ऐसा। या फिर पार्टनर्स आपस में डिसाइड कर सकते हैं कि हम फर्म बंद करेंगे, अब हमें ये काम नहीं करना। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के कई कारण हो सकते हैं। वैसे ये आपका एक थियोरी क्वेश्चन भी रहेगा, जिसको मैं थोड़ा बाद में जाके डिस्कस करूंगी। आप एक बार मार्क कर लीजिए इसको, जहाँ से चैप्टर शुरू हो रहा है उसी पेज पे बताया हुआ है कि फर्म किस तरह से डिसॉल्व हो सकती है, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। तो पार्टनर्स आपस में डिसाइड कर सकते हैं, या उनको कोर्ट से ऑर्डर मिल सकता है कि अपनी फर्म बंद करो, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, वैसे एक ना पर्सन अपॉइंट कर दिया जाता है, जिसका नाम हम रखेंगे लिक्विडेटर। लिक्विडेटर का काम क्या होता है कि वो ना एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, मतलब वो पार्टनर नहीं है, वो कोई बाहर का पर्सन है। जैसे कोर्ट ने अपॉइंट कर दिया एक लिक्विडेटर, इसका काम ये है कि ये देखेगा कि सारे एसेट्स बेचकर सारी लायबिलिटीज ठीक से पे ऑफ हो जाए, सारे एसेट्स ठीक से बेचकर सारी लायबिलिटीज ठीक से पे हो जाएं, ये इसका काम है। क्या काम है वैसे लिक्विडेटर का, जेसन? सारे एसेट्स बेचकर, लिक्विडेटर एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है जो फर्म का नहीं होता, तो वो सारी फर्म के एसेट्स बेच के चेक करेगा कि सारी लायबिलिटीज मीट हो रही हैं कि नहीं हो रही। करेक्ट। अब मैं बताऊंगी, अगर पैसा कम पड़ गया या पैसा कुछ बच गया तो क्या करना है, लिखते हैं जी, हिंदी में लिखा रही है ये वाला नोट। सारे एसेट्स सेल करके सारी लायबिलिटीज पे ऑफ करना, इसका ये काम होता है। और ये इंडिपेंडेंट है ना, ये कोई बायस नहीं दिखाएगा, कोई चीटिंग नहीं करेगा ना। अगर पैसे कम पड़ जाएं तो पार्टनर्स लाएंगे, क्योंकि पार्टनर्स की डैश लायबिलिटी होती है, बताओ। अनलिमिटेड। यस, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब आपको अगर घर से भी लाना पड़ेगा तो लाओगे, ये आपको पहले ही पता है, पार्टनरशिप का ये लीगल रूल है। तो पार्टनर्स लाएंगे, बस गुजारे लाए की हिंदी आती है मुझे लिखनी, शायद आपको मुझसे बेटर आती हो। और अगर पैसे बच जाएं तो पार्टनर्स को मिल जाएंगे। बिल्कुल लॉजिकल बात है। वैसे लिक्विड एक इंडिपेंडेंट पर्सन चाहिए
जो देखे कि एसेट सही रेट पे बिक जाए मार्केट में, लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर दिया जाए जितना हो सकता है, और अगर पैसे कम पड़ जाए तो पार्टनर्स को बोलो कि लेके आओ घर से, और अगर पैसे बच जाए तो पार्टनर्स को दे दो, पर फर्म हम ख़त्म कर रहे हैं। ओके, ये काम हम पार्टनर्स को क्यों नहीं देते? बिकॉज वो बायस्ड हो सकते हैं। वो हो सकता है एसेट्स को सही वैल्यू पे ना बेचें, हो सकता है क्रेडिटर से लड़ाई कर लें कि हम नहीं देंगे तुम्हें पैसे। तो ऐसा बायस नहीं होना चाहिए ना, इसलिए एक इंडिपेंडेंट पर्सन की ज़रूरत है। तो इस चैप्टर में वैसे हम 3 चीज़ें बनाते हैं। एक रियलाइजेशन अकाउंट, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और एक कैश या बैंक अकाउंट। इस चैप्टर में डैश नहीं बनती, बैलेंस शीट। इस चैप्टर में बैलेंस शीट नहीं बनती। असद, मैं अभी आपका आंसर देती हूँ। इट्स अ ब्लंडर। अगर आपने किसी को बोल दिया अरे बैलेंस शीट दिखाना वो डिसोल्यूशन के चैप्टर में, तो दिस इज अ बिग ब्लंडर। बैलेंस शीट नहीं बनती इस चैप्टर में, बिकॉज जब फर्म बची नहीं है तो कोई एसेट्स लायबिलिटीज बचे ही नहीं, जब तो आप क्या दिखाओगे बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट में हम क्या दिखाते हैं? साल के एंड में जो हमारे पास एसेट्स लायबिलिटीज होती हैं वो है ही नहीं, अब वो तो हमने बेच दी या पे ऑफ कर दी लायबिलिटीज। इस चैप्टर में बैलेंस शीट ना गलती से भी मत बोल देना। अच्छा, एक और, हाँ जी, आप रिपीट कर दोगे? जब आपने बोला कि इसके अंदर क्या नहीं बनती, नेट ऑफ हो गया था। यस यस यस, मैं कह रही थी इस चैप्टर में जो बैलेंस शीट नहीं बनती, किसी को मत बोल देना गलती से कि बैलेंस शीट बनाओ डिसोल्यूशन में, बिकॉज बैलेंस शीट में हम दिखाते हैं कि साल के एंड में हमारे पास क्या एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं। अब जब एसेट्स है ही नहीं, वो तो हमने सेल कर दिए। अब जब लायबिलिटीज है ही नहीं, वो तो हमने पे ऑफ कर दी। तो फिर ये थोड़ी बनानी है बैलेंस शीट। ठीक है अक्षय? बोलो जेसन। ओके मैम। तो इसमें तो कुछ दिखा ही नहीं सकते, फर्म ही नहीं बची तो बैलेंस शीट बनेगी ही नहीं। ओके, अब जो लिक्विडेटर होता है वो ना ऑर्डर देता है पहले पार्टनर्स को। क्या ऑर्डर देता है? सारे एसेट्स मेरे कब्जे में दो, सारी लायबिलिटीज मेरे कब्जे में दो, मुझे दो सारे एसेट्स और लायबिलिटीज, मैं देखूंगा इसका क्या करना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट इसीलिए बनता है, ये लिक्विडेटर के लिए बनाया जा रहा है। लिक्विडेटर सारे एसेट्स कब्जे में ले लेता है, पहले सारे लायबिलिटीज कब्जे में ले लेता है, फिर एसेट्स को बेचता है, लायबिलिटीज को पे ऑफ करता है। ये बातें हम सारी रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाते हैं। बच्चों को रीवैल्यूएशन बनाने की इतनी आदत हो जाती है कि वो इसको भी ना रीवैल्यूएशन लिख देते हैं, बट नहीं, ये रियलाइजेशन अकाउंट है। ये लिक्विडेटर के लिए बनाया जा रहा है, या आप ये भी कह सकते हो ये लिक्विडेटर ही बना रहा है। वो सारे एसेट्स अपने कंट्रोल में लेगा, सारी लायबिलिटीज अपने कंट्रोल में लेगा पहले, फिर उनको बेचेगा एसेट्स को, लायबिलिटीज को पे ऑफ करेगा। ये सारा काम हम रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाते हैं। ओके, अब वैसे मैं आपको रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में बताती हूँ और बातें।
रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में ही हमने बात करनी है इस पूरे चैप्टर में। इसमें बहुत छोटी छोटी बातें होंगी। हर रोज मैं आपको कुछ बातें नई नई बताया करूंगी। फॉर्मेट इसका बड़ा ही सिंपल सा होता है। एक बार टाइम लगेगा मुझे थोड़ा सा अडेप्ट करने में, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। है सिंपल फॉर्मेट। ओके, नाउ देखो, लिक्विडेटर कह रहा है पार्टनर्स को सारे एसेट्स मेरे कब्जे में करो, मुझे दे दो। तो एक तरह से एसेट्स जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं? लिक्विडेटर। ठीक है, तो जो पार्टनर्स है ना या जो फर्म है वो एंट्री पास करेगी टू एसेट्स। एसेट्स की क्या नेचर होती है? डेबिट। बट वो जा रहे हैं, अभी वो लिक्विडेटर के पास जा रहे हैं, तो क्रेडिट होगा। ठीक है, अब डेबिट क्या होगा? तो इसे ध्यान दीजिएगा, जब लिक्विडेटर के पास कोई चीज जा रही है उसके कंट्रोल में, तो हम रियलाइजेशन अकाउंट से उस चीज को दिखाते हैं। तो रियलाइजेशन यहाँ पे डेबिट होगा। समझे इस बात को? एसेट्स जा रहे हैं फर्म से, लिक्विडेटर के कब्जे में जा रहे हैं। तो लिक्विडेटर के पास जो चीज जा रही है वो रियलाइजेशन अकाउंट में शो होनी है। ऐसे ही लायबिलिटीज के बारे में बात करते हैं। लिक्विडेटर कह रहा है लायबिलिटीज भी सारी मुझे दे दो, मैं अपने आप देखूंगा क्या करना है। तो लायबिलिटीज की क्या नेचर होती है? क्रेडिट। अब बट वो जा रहे हैं तो डेबिट। और बच्चे किसके पास जा रहे हैं? लिक्विडेटर। तो लिक्विडेटर का कौन सा अकाउंट है इस चैप्टर में? रियलाइजेशन। गुड। तो ये हमने अपने एसेट्स और लायबिलिटीज पकड़ा दी है लिक्विडेटर को कि ये लो पकड़ो एसेट्स, पकड़ो लायबिलिटीज। तो पहला ये बेसिक आपको चीज समझनी है। और अगर मैं इसको अब अकाउंट में शो करूं तो देखो रियलाइजेशन डेबिट पे है, डेबिट पे आ जाओ, लिख दो ऑपोजिट चीज। तो यहाँ पे हम पहले एसेट्स के नाम लिख देंगे जो लिक्विडेटर ने अपने कब्जे में लिए हैं। और ये वाली एंट्री देखो रियलाइजेशन क्रेडिट पे है, क्रेडिट पे आ जाओ, लिख दो ऑपोजिट चीज। यहाँ पे हम सारी लायबिलिटीज के नाम लिख देंगे। इसका मीनिंग है कि ये उसके कंट्रोल में चले गए। और कुछ बच्चे रटने के लिए ऐसे भी याद कर लेते हैं। कैसे? कि देखो बैलेंस शीट क्वेश्चन में दी होगी एक, इधर एसेट्स होते हैं तो उसको इधर उतार दो, इधर लायबिलिटीज होती है तो उसको इधर उतार दो। ठीक है, अगर आपको ऐसे ठीक लगता है ऐसे कर लो। लॉजिक इसकी एंट्री में, मैं दोनों रिपीट करती हूँ। तो रियलाइजेशन अकाउंट बचे लिक्विडेटर के लिए बनाया जाता है। लिक्विडेटर इज एन इंडिपेंडेंट पर्सन जो पहले पार्टनर्स को कहता है कि सारे एसेट्स मुझे दे दो, सारी लायबिलिटीज मुझे दे दो, फिर मैं देखूंगा किसका क्या करना है। तो जब वो कहता है सारे एसेट्स मुझे दे दो, तो एसेट्स मेरे यहाँ से जा रहे हैं, लिक्विडेटर के पास जा रहे हैं। एसेट्स की डेबिट नेचर होती है, बट अब वो जा रहे हैं तो क्रेडिट कर दिया। और लिक्विडेटर के पास जा रहे हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू जाएंगे। देन लायबिलिटीज भी जा रही है लिक्विडेटर के पास, तो लायबिलिटीज की क्रेडिट नेचर होती है, बट वो जा रहे हैं तो डेबिट, तो लायबिलिटीज डेबिट टू रियलाइजेशन। फिर हमने क्या किया, अगर मैं इसको यहाँ पुट करूंगी तो रियलाइजेशन डेबिट पे आ जो लिख दो ऑपोजिट चीज, सारे एसेट्स यहाँ लिख दिए।
रियलाइजेशन क्रेडिट पे है, क्रेडिट पे आ जो लिख दो ऑपोजिट चीज, सारी लाइबिलिटीज यहाँ लिख दी जो जो उसने अपने कंट्रोल में ली है। मैं करके बताऊंगी सब कुछ। देन मैं कह रही थी कि कुछ बच्चे इसको ऐसे भी याद रख लेते हैं कि जैसे बैलेंस शीट दी होगी क्वेश्चन में तो सारे एसेट्स इधर उतार लो, सारी लायबिलिटीज इधर उतार लो, क्रॉस, वैसे भी ठीक है। बताओ यहाँ तक कुछ क्लियर हुआ? देखो बच्चे 100% तो क्वेश्चन करके होगा, बट हाँ बेसिक कुछ आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। देन अब मान लेते हैं लिक्विडेटर मार्केट में गया और उसने एसेट्स बेचे, मान लो फर्नीचर बेचा, लैंड बेचा, बिल्डिंग बेची, अब वो सेल कर रहे हैं। तो बताओ पैसे आएंगे या जाएंगे? दोनों अभी एसेट्स की बात करें, दोनों तो होगा बट आएंगे। हाँ सिंपल है, इसमें तो मैंने कुछ मुश्किल बात नहीं बोली। तो पैसे आएंगे फर्म में या फिर लिक्विडेटर के पास आएंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट भी हो सकता है। 2 सारी बातें रियलाइजेशन से हो रही है, लिक्विडेटर के पास आएंगे ना पैसे, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट। इस चैप्टर में हर जगह रियलाइजेशन आएगा। एसेट्स बेचे, पैसे आए, तो पैसे करेक्ट, मैं उस पे आने वाली थी मुझे कुछ। अब मैं मान लो मशीनरी बेची, ठीक है, ये एंट्री करेंगे। कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, कैश डेबिट टू मशीनरी। बताओ उसमें क्या गलती है? मैं एक बार लिख के बताती हूँ और मैं बता रही हूँ कि वो गलत है, आप बताएं क्यों गलत है। देखो ये सही है, ये गलत है। किसके लिए एंट्री है? मशीनरी सोल्ड। बताओ ये सही है, ये गलत है, क्यों है ऐसा? जबकि मैम क्योंकि जो सेकंड एंट्री है उसमें मतलब कि जब हम सेल करते हैं तो फर्म के पास पैसा आता है। ठीक है, ओके, पर एक्चुअल में वो लिक्विडेटर के पास आना चाहिए चलो जब ठीक है, रिजॉल्व कर। एक लॉजिक हम ये ले लेते हैं, सही बात। यस, असद ने भी एक लॉजिक दिया कि एसेट्स को तो आप पहले ही जाता हुआ दिखा चुके हो। देखो फर्स्ट एंट्री में आप एक बार एसेट्स को जाता हुआ दिखा चुके हो, फिर दोबारा क्यों दिखा रहे हो जाता हुआ? और दूसरा लॉजिक जो दिया कह रही है कि ये पैसे एक्चुअली लिक्विडेटर के हाथ में आ रहे हैं, तो लिक्विडेटर की सारी बातें रियलाइजेशन अकाउंट से होती है। आई रिपीट, अब आपको 11, मैम। हाँ जी मैम थर्ड एंट्री एक्सप्लेन कर दो, इस कैश और बैंक वाली। यस मैं कर रही हूँ जी, यही कर रही हूँ। मैंने बोला कि पहले तो उसने कंट्रोल में ले लिए एसेट्स, कंट्रोल में ले ली लाइबिलिटीज, ये बात हो गई। दूसरी बात, अब वो मार्केट में गया लिक्विडेटर और उसने एसेट्स बेचने शुरू किए। मान लो उसने मशीनरी सेल की तो उससे पैसे आए। तो मैं ये बोल रही थी कि उसकी 2 एंट्रीज बच्चों के मन में आएगी, या तो ये कैश डेबिट टू रियलाइजेशन, कैश डेबिट टू मशीनरी। अब अगर आप ज़्यादा नहीं सोचोगे तो आप कहोगे कि ये सही है कैश टू मशीनरी, क्योंकि हमने 11th से यही सीखी है, जब एसेट्स बिकता है तो ये एंट्री करते हैं। बट आई एम सेइंग ये गलत है। वाई? बिकॉज इस एंट्री से आपने एसेट्स को अपनी फर्म से जाता हुआ दिखा दिया है। फर्म से मतलब एक बार तो गए वो, चाहे वो लिक्विडेटर के पास ही गए हैं, बट एसेट्स को आपने जाता हुआ दिखा दिया है। तो अब दोबारा एसेट्स को जाता हुआ नहीं दिखाना, वो तो गलत हो जाएगा। और दूसरी बात कि ये पैसे एक्चुअली लिक्विडेटर के पास आए हैं, तो लिक्विडेटर अपना सारा जो भी हिसाब किताब करता है
वो रियलाइजेशन अकाउंट से करता है। अब बताओ, यहाँ तक बताओ। कैश और बैंक तो एसेट्स ही कर देते हैं, बट फिर लिक्विडेटर का फिर रोल आ गया। बच्चे सारे एसेट्स की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, जो वो कब्जे में ले रहा है, एक्सेप्ट कैश और बैंक। वो नहीं, वो कब्जे में, वो कहता है, ये देखो बात मैंने अभी बतानी है क्योंकि धीरे धीरे सारी बातें हो रही है। जितना भी पैसा फर्म में पड़ा है ना, कैश या बैंक, वो कब्जे में नहीं लेता। वो कहते हैं उसका तो अलग से एक अकाउंट में बनाऊंगा, उसमें सारा हिसाब किताब रखूंगा। तभी मैंने यहाँ पे आपको लिखवाया भी है कि 3 अकाउंट्स बनते हैं, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश या बैंक अकाउंट। तो वो सब कुछ कब्जे में ले लेता है रियलाइजेशन बनाते हुए, एक्सेप्ट कैश और बैंक में जो पैसा पड़ा है, क्योंकि उसके लिए वो एक अलग से खाता बनाता है। फिर से सुने, तो ये एसेट्स पहले उसने कंट्रोल में ले लिए, अब वो इनको बेचेगा। अब जब वो इनको बेचेगा तो पैसे आएंगे, तो जाहिर सी बात है कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि पैसे आ रहे हैं। पर क्रेडिट क्या होगा, तो वो मैं आपको बता रही हूँ कि रियलाइजेशन अकाउंट ही क्रेडिट होगा, क्योंकि इस चैप्टर में सारी बातें रियलाइजेशन अकाउंट से करनी है। लिक्विडेटर अपनी सारे हिसाब किताब रियलाइजेशन अकाउंट से रखता है। और दूसरी बात कि हम ऐसी एंट्री तो पास कर भी नहीं सकते लॉजिकली, ये वाली, बिकॉज इससे हम कह रहे हैं मशीनरी जा रही है। तो यहाँ पे भी तो यही बोला था कि एसेट्स जा रहे हैं, तो 2 बार कैसे आप एसेट को जाता हुआ दिखा रहे हो, लॉजिकली तो वो सही नहीं है। अब जब इस एंट्री को, ये वाली एंट्री को मैं इधर पुट करूंगी, तो देखो कैसे पुट करूंगी। रियलाइजेशन क्रेडिट पे है, क्रेडिट पे आ जाओ, लिख दो ऑपोजिट चीज। तो यहाँ पे हम वो सारा पैसा लिख देंगे जितना भी एसेट्स बेच के आया है। और अगेन कुछ बच्चे याद रखने के लिए क्या करते हैं, ऐसे, मतलब पहले एसेट्स कब्जे में ले लो, फिर उसको बेचने के लिए यहाँ दिखा दो। ये पूरा चैप्टर ना ऐसे क्रॉस क्रॉस वाला चैप्टर है, सब कुछ ऐसे क्रॉस होना है। वो अभी आपको समझ में आएगा थोड़ी देर में कैसे क्रॉस होना है। मैम, हाँ जी, मैम ये वाला एक और बारी रिपीट कर दो कॉन्सेप्ट। यस विजय, आई एम रिपीटिंग। ओके, सो मैंने 2 बातें बताई पहले, एसेट कब्जे में लिया, लायबिलिटी कब्जे में लिया, 2 बातें हो गई। तीसरी बात, अब उसने एसेट सेल किया, लिक्विडेटर ने एसेट उसने मार्केट में जाके बेचा है, उसकी क्या एंट्री होगी। मैंने आपको 2 ऑप्शंस दी थी, इसमें से एक सही है, एक गलत है। शिवम बता सकते हैं ये गलत क्यों है, दिस वन? मैम बिकॉज मशीनरी तो पहले एसेट्स में इंक्लूडेड है और हम मतलब लिक्विडेटर को दे चुके हैं वो। हाँ, वो एक बार तो हम जाती हुई दिखा चुके हैं, तो वो हम दोबारा अकाउंट जाता हुआ नहीं दिखा सकते एसेट का। तो सारी बातें जो भी लिक्विडेटर से रिलेटेड है वो रियलाइजेशन के थ्रू होनी है। तो पैसा फर्म में आया, उसको तो दिखाना ही था कैश या बैंक डेबिट, और वो लिक्विडेटर के पास ही गया, इसलिए दूसरा अकाउंट जो हमें इन्वॉल्व करना है वो रियलाइजेशन है। तो ये इसकी सही एंट्री है। किसकी सही एंट्री बताइए, किस चीज की है ये एंट्री? मशीनरी सोल्ड। करेक्ट। अब ये सही एंट्री है, मैं इसको मैंने प्लेस करके आपको बताया। रियलाइजेशन क्रेडिट पे है, क्रेडिट पे आ जाओ, लिख दो ऑपोजिट चीज। तो यहाँ पे हमने वो वैल्यू लिख दी जितने की जो भी वैल्यू उसकी सेल हुई मार्केट में। 3 बातें हो चुकी हैं मुझे, एसेट उसने कब्जे में ले लिए हैं, लायबिलिटीज उसने कब्जे में ले लिए हैं, एसेट्स उसने बेच दिए हैं। अब चौथी बात क्या होनी चाहिए? लायबिलिटीज को पे ऑफ करो। ठीक है, अब मैं आपको फिर से 2 ऑप्शंस दूंगी, आप बताना कौन सी सही है। पेड टू क्रेडिटर्स,
अब क्रेडिटर्स को पैसे देना है, लायबिलिटी पे ऑफ करना ही होता है ये। आप बताना कौन सी एंट्री सही है। पहले तो बताओ पैसे आएंगे या जाएंगे? जाएंगे। ठीक है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो टू कैश या बैंक अकाउंट, आप बताना कौन सा सही है। चलो बताओ कौन सा सही है। फर्स्ट। दैट्स राइट। ये क्यों नहीं सही? बिकॉज हम एक ही बार पहले भी तो क्रेडिटर्स या लायबिलिटीज को जाता हुआ दिखा चुके हैं, फिर दोबारा कैसे? ये तो गलत है। सिंपल वही लॉजिक जो मैंने एसेट्स में बोला। एक बार जब हमने लिक्विडेटर के कब्जे में दे दी लायबिलिटीज, तो हमारे यहाँ से लायबिलिटीज चली गई है, फिर दोबारा हम उसको जाता हुआ थोड़ी दिखाएंगे। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ही आप अपनी नोटबुक में दिखाओ, बिकॉज ये गलती होती है। क्रॉस करके हम बता रहे हैं दैट दिस इज रॉन्ग, सो डू नॉट थिंक लाइक दिस। अब इस एंट्री को पुट करके बताओ रियलाइजेशन अकाउंट में किस साइड पुट करनी है? डेबिट साइड टू कैश। डेबिट साइड। देखो कितना मजेदार क्रॉस क्रॉस वाला चैप्टर है। ये क्रॉसेस क्या सिग्निफाई कर रहे हैं अभी मैं बताती हूँ, पहले नोट कर लो। मैम एक बार लास्ट एंट्री रिपीट। यस बच्चा, अभी मैंने सब कुछ रिपीट करना है, बिकॉज ऑब्वियसली अभी तो हमने क्वेश्चंस करने हैं, एंट्रीज करनी है, बहुत कुछ करना है। सो द लास्ट एंट्री इज, 4 बातें हैं टोटल अभी तक। एसेट कब्जे में लिया, लायबिलिटी कब्जे में लिया, एसेट्स को बेचा, लायबिलिटीज को पे ऑफ किया। तो अभी जो लास्ट बात है वो है लायबिलिटीज को पे ऑफ किया। मैंने एग्जाम्पल के लिए ले लिया कि क्रेडिटर्स को पैसे दिए, ठीक है। अब क्रेडिटर्स को पैसे दिए तो पैसे जा रहे हैं फर्म से, तो टू कैश या टू बैंक होना चाहिए, बट इनमें से एक ही एंट्री सही है। तो ये एंट्री सही क्यों नहीं है? बिकॉज इससे लग रहा है कि लायबिलिटी जा रही है, तो वो तो पहले ही चली गई। जब लिक्विडेटर ने हमसे सारी लायबिलिटीज पहले ही ले ली थी तो वो तो चली गई थी ना, हमारे लिए तो चली गई थी वो लिक्विडेटर के पास, फिर दोबारा से उसको जाता हुआ नहीं दिखा सकते। अब ये जो पैसे दिए ये लिक्विडेटर ने अपने हिसाब किताब में से दिए, और लिक्विडेटर का सारा जो भी हिसाब लगता है वो रियलाइजेशन अकाउंट से होता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे होना चाहिए, ना कि उस लायबिलिटी का नाम। अब ये एंट्री मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है, क्योंकि रियलाइजेशन डेबिट पे है, डेबिट पे आ जाओ, लिख दो ऑपोजिट चीज। अब देखो कितना मजेदार चैप्टर और बड़ा इजी लगेगा। देखो फर्स्ट स्टेप, सारे एसेट्स को नीचे उतार दो, क्रॉस। सारी लायबिलिटीज को नीचे उतार दो, देन सारे एसेट्स को बेच दो, क्रॉस। सारी लायबिलिटीज को पे ऑफ कर दो, क्रॉस। तो बच्चे ना समझते भी नहीं लॉजिक, बस ऐसे करते रहते हैं। आंसर तो उनका भी आ ही जाएगा, बट आई एम गिविंग यू कुछ ज़्यादा ही नॉलेज फॉर योर कंप्लीट ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग। क्या करना है? क्वेश्चन दिखाई देगा आपको, सारे एसेट्स को ऐसे नीचे उतारना है, अभी करेंगे हम। सारी लायबिलिटीज को नीचे उतारना है, फिर एसेट्स को बेच देना है, फिर लायबिलिटीज को पे ऑफ कर देना। क्रॉस क्रॉस में सब कुछ हो जाना है, पर इनका लॉजिक इनकी एंट्रीज में है। एक बार फिर से बच्चे 4 बातें करनी है रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हुए। पहले एसेट्स कब्जे में ले रहा है लिक्विडेटर, लायबिलिटीज कब्जे में ले रहा है, एसेट्स को बेचना है, लायबिलिटीज को पे ऑफ करना है। 4 स्टेप्स। एसेट्स को कैसे कंट्रोल में लेना है? सारे एसेट्स को यहाँ पे लिख दो, लिख के बताऊंगी अब।
लाइबिलिटीज को कैसे कब्जे में लेना है, यहाँ पे सारी लाइबिलिटीज लिख दो। देन कब्जे में ले लिया, अब बेचो एसेट्स, ये बेच लिए, यहाँ पे बेच वैल्यूज लिख दी जितने की भी बिके एसेट्स। लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना है, यहाँ पे लिख दो जितने भी उनको पे ऑफ किया है। और फाइनली इसकी जो बैलेंसिंग फिगर होती है वो होती है प्रॉफिट या लॉस। पर मैं उसके लिए अभी रुक रही हूँ, मैं आपको एक क्वेश्चन अभी तक करके बताती हूँ, बिकॉज तभी समझ में आएगा ठीक से। और बहुत सी बातें करनी है मुझे, छोटी छोटी बहुत चीज़ें हैं। सो लेट मी लुक फॉर वेरी इजी क्वेश्चन अभी, जिसमें कुछ ज़्यादा ना हो चीज़ें, सिर्फ इतना मैं आपको स्टेप करके बताऊंगी। तो रियलाइजेशन अकाउंट लिक्विडेटर बना रहा है और वो 4 काम कर रहा है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन देखना। चलो निकालो जी इलस्ट्रेशन 15। पेज 8.24। ओके, ये देखो जी, ये आपको क्वेश्चन में दिखेगा जैसे एक बैलेंस शीट दी होगी, और आपको अभी मैं फिलहाल बनाना सिखा रही हूँ रियलाइजेशन अकाउंट। 4 स्टेप्स बोल के बताना जेसन। मैम रिपीट करोगे क्वेश्चन आप? Yes, अभी I was talking about 4 steps that the liquidator has to do. What are those? टेक ऑल दी एसेट्स, Okay, फिर उसके बाद लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना है, no, say again Vishal, दोबारा से। हिमेश, can you tell? यस मैम। I think उनके नेट में कोई सारे प्रॉब्लम है। सारे एसेट्स को कब्जे में ले लो, सारी लाइबिलिटीज को कब्जे में ले लो, सारी एसेट्स बेच दो और सारी लाइबिलिटीज पे ऑफ कर दो। करेक्ट, ये 4 स्टेप्स करने हैं, ठीक है। अब वैसे मैं आपको ना इनमें कुछ और डिटेल में बातें बताऊंगी कि इसमें 1-2 एसेट्स को कब्जे में नहीं लेना होता, 1-2 लाइबिलिटीज को कब्जे में नहीं लेना होता। जैसे पहली बात, लिक्विडेटर कभी भी कैश और बैंक को अपने कंट्रोल में नहीं लेगा, वो उसका एक सेपरेट अकाउंट बनाएगा और उसमें उसकी बातें करेगा। सो अभी नॉलेज गेन करो, कौन सा एसेट लिक्विडेटर अपने कंट्रोल में नहीं लेगा, बताइए। कैश या बैंक। कैश या बैंक। Why? Because he will treat it separately because it is something very important. इसका अलग से वो हिसाब देखेगा, बाकी सबको ले लेगा कब्जे में, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट नॉलेज, प्लीज नो इट। मैं इसको लिखा देती हूँ टॉप मार्जिन में। कैश और बैंक अकाउंट is not transferred to realization account, मतलब उसको वो कंट्रोल में नहीं लेता, उसके लिए वो अलग बात करता है। दिस इज योर फर्स्ट नॉलेज। तो अच्छा, दूसरी नॉलेज भी दे दूं।
इस चैप्टर में ना अक्षय, क्योंकि मैंने बोला ये चैप्टर बाकी चैप्टर से कुछ अलग है, बाकी चैप्टर्स में आपने सीखा है कि जो 7 आइटम्स होती हैं वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। बताओ कौन कौन सी हिमेश? मैम जनरल रिजर्व, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, वो बोल दिया और बोलो। एडवर्टीजमेंट। हाँ ठीक है, 5 हो गए। और बोलो। और नहीं याद आ रहा। PNL, गुडविल जो होती है, PNL और कंटिंजेंसी रिजर्व, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। आपने शायद PNL फिर बोल दिया था। यस मैम, P&L Okay. बोल दिया था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। फ्लक्चुएशन, राइट। पर इस चैप्टर में इन सब का ऐसा कुछ नहीं है, सबका अपना अपना अलग अलग ट्रीटमेंट है, सबका मैं आपको अलग अलग बताने वाली हूँ, इसलिए अच्छे से नोट्स में लिख लेना। तो मैं पहला बताने वाली हूँ कि इस चैप्टर में गुडविल पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है। आई विल गिव यू द लॉजिक। इस चैप्टर में, बाकी सब में तो होती है, बिकॉज यहाँ पे जैसे हम कह रहे हैं कि फर्म डिसॉल्व हो रही है, खत्म हो गई है फर्म, तो एक्चुअली पार्टनर्स को ये भी कहा जा रहा है दैट दिस कैन बी वन सिनेरियो कि तुमने तो फर्म को बंद करवा दिया, तुमको किस बात की गुडविल मिलनी चाहिए, कुछ तुमने गलत किया तो फर्म बंद हो रही है। दिस कैन बी वन सिनेरियो। तो इस चैप्टर में गुडविल पार्टनर्स को नहीं मिलती। दूसरा लॉजिक इसका ये है कि अब जो भी हमारा हो सकता है हम अपनी गुडविल किसी को बेच रहे हो, छोटा मोटा जो भी हमारा बिजनेस है, जो भी थोड़ा बहुत नाम है, हम वो किसी को सेल कर रहे हैं मार्केट में कि हम तो ये फर्म बंद कर रहे हैं, अगर तुमको हमारे नाम से कुछ करना है तो तुम देख लो। तो इस चैप्टर में गुडविल को हम सेल करते हैं, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। दिस इज अ बिग चेंज बाकी के चैप्टर से देखें तो। प्लीज नो इट, ये आप याद रखेंगे बात। इस चैप्टर में गुडविल को हम कुछ अलग से नहीं ट्रीट करते, जैसे मशीनरी है वैसे ही गुडविल है। मशीनरी भी मार्केट में बिकेगी, गुडविल भी मार्केट में बिकेगी, क्योंकि अब फर्म खत्म हो रही है। यहां तक लिखिए। Ma'am, यस विषय। ma'am, can you please repeat this illustration? Actually, I had some connectivity issue. राइट विषय। अभी मैंने वैसे कुछ इस इलास्ट्रेशन की बात नहीं की, मैंने जनरल बताया कि पहली बात जो हम कहते हैं कि सारे एसेट्स कब्जे में ले लेता है लिक्विडेटर, उसमें एक एसेट वो कब्जे में नहीं लेता है, एंड दैट इज कैश या बैंक, क्योंकि उसका वो अलग से अकाउंट बना के उसमें बातें करता है। अभी जब मैं ये क्वेश्चन करने वाली हूँ तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि हमने सारे एसेट्स को कंट्रोल में लेना है, कैश या बैंक को नहीं, क्योंकि उसके लिए एक अलग से अकाउंट बनता है, उसमें उसकी बातें होती हैं। दूसरी बात मैंने ये बताई कि इस चैप्टर में वो जो 7 आइटम्स होती हैं जो आप पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, वर्कमैन कॉम्पनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, गुडविल, P&L, जनरल रिजर्व, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, कंटिंजेंसी, उनके ट्रीटमेंट्स बाकी के चैप्टर से अलग हैं। और उसमें से मैंने एक का ट्रीटमेंट बताया, दैट इज गुडविल। जैसे कि बाकी के चैप्टर्स में आप गुडविल को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, इस चैप्टर में नहीं करोगे,
रीज़न बीइंग कि अब फर्म बंद हो रही है और हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो भी थोड़ा बहुत नाम है मार्केट में हम उसको बेचें। आपको मैंने बताया था नाम भी बिकता है, जैसे मैंने गुडविल चैप्टर पढ़ाते हुए आपको सेमुल डेयरी का एग्जाम्पल दिया था। नाम भी बिकता है, नाम के भी पैसे होते हैं। तो क्योंकि अब फर्म ख़त्म हो रही है इसलिए we will try to sell our name to someone else if it is possible. So goodwill को अपने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना बल्कि मार्केट में सेल करना है। तो मैं ये बता रही थी कि इस चैप्टर में गुडविल कोई अलग सी चीज़ नहीं होगी, वो बाकी एसेट्स की तरह ही होगी। जैसे मशीनरी को भी मार्केट में बेचोगे, गुडविल को भी मार्केट में बेचोगे। सो दिस चैप्टर इज यूनिक इन अ लॉट ऑफ वेज। तो दो मैंने आपको यहाँ पे अभी बातें लिखवाई हैं जो इस इलस्ट्रेशन के लिए हमें काम में आएंगी। यहाँ तक लिखिए। ओके अब देखो जी इलस्ट्रेशन। लिक्विडेटर कौन सा एसेट छोड़ देगा, बाकी ले लेगा? कैश। ये सारे ले लेगा। वैसे पल्लवी ये जो गुडविल बैलेंस शीट के अंदर दी होगी ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। ये सारे एसेट्स लिक्विडेटर अपने कब्जे में ले लेगा जिन पे मैंने रेड पेन मार्क किया है, ओके। एंड लायबिलिटीज में से वो कैपिटल को कभी कब्जे में नहीं लेता, क्योंकि कैपिटल तो बच्चे एक इनसाइड लायबिलिटी है, उसको पे ऑफ नहीं करना ना, ऐसे जैसे बाहर के लोगों को पे ऑफ करना है वैसी चीज नहीं है वो। वैसे भी कैपिटल्स के लिए तो कैपिटल अकाउंट बनेगा, तो वो कैपिटल्स को कब्जे में नहीं लेता है क्योंकि वो तो पार्टनर की हैं, वो तो बाहर वाले लोगों के जो पैसे हमने चुकाने हैं उनको कब्जे में लेता है। तो बताओ किसको कब्जे में लेगा? क्रेडिटर्स। फिर से सुनिए, 4 स्टेप्स करने हैं। एसेट्स कब्जे में लेने हैं, लायबिलिटीज कब्जे में लेनी है, एसेट्स को सेल करना है, लायबिलिटीज को पे ऑफ करना है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया वैसे कि पहले वो सारे एसेट्स ले लेगा एक्सेप्ट कैश या बैंक। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि वो कभी भी कैपिटल्स को कब्जे में नहीं लेता, बिकॉज वो तो इनसाइड लायबिलिटी है। लिक्विडेटर का तो काम है कि एसेट्स बेच के लायबिलिटीज पे ऑफ करना। कौन सी लायबिलिटीज? वो लोग जो बाहर के हैं, फर्म से बाहर के जो लोग हैं। तो कैपिटल अकाउंट को वो कंट्रोल में नहीं लेता, और वैसे भी कैपिटल्स के लिए तो हम अलग से कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो वो कब्जे में नहीं लेता लिक्विडेटर। मुझे कितनी सारी बातें होगी, 4 बातें याद रखनी है। अभी तक मैं रिपीट कर रही हूँ। मैंने आपको बताया पहले तो कि आपने कैसे दिखाना है रियलाइजेशन अकाउंट में, जो मैं अभी आपको बना के बताऊंगी। फिर मैंने आपको बताया कि वो सारे एसेट्स कंट्रोल में लेता है बट कैश और बैंक नहीं लेता है। 2 बातें हो गई। तीसरी बात मैंने आपको बताई, इस चैप्टर में गुडविल को आपने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। 4th बात मैंने आपको बताई कि कैपिटल्स को लिक्विडेटर कब्जे में नहीं लेता है। 4 बातें बता दी हैं। पहली बात मैंने फॉर्मेट बताया है। दूसरी बात मैंने बताया है कि वो कैश को कब्जे में नहीं लेता। तीसरी बात मैंने बताया गुडविल को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। 4th बात मैंने बताई है कि कैपिटल्स को भी वो कब्जे में नहीं लेता है। अब हम क्वेश्चन इसको करते हैं।
तो अच्छा जो वो अब पहले फॉर्मेट बना लो आराम से पहले तो। ओके बताओ, जो एसेट्स कब्जे में लेने हैं उसको कहाँ दिखाना है? पल्लवी, डेबिट साइड। यस, ऐसे क्रॉस से याद रख सकते हो। एसेट्स इस साइड होते हैं ना बैलेंस शीट में, क्रॉस पहले वो कंट्रोल में ले लेगा सारे एसेट्स। कैसे लिखने हैं उसको देखो, ऐसे टू सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री मतलब मिक्स तरह के एसेट्स, ट्रांसफर और सबके नाम, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कार, डेटर्स, सबकी अंदर अंदर वैल्यू लिख के फिर एक ही बार बाहर शिफ्ट करेंगे। ये उसने कंट्रोल में ले लिया एसेट्स। चलो अब लायबिलिटीज को कंट्रोल में लेते हैं बच्चे। कौन सा लायबिलिटी कब्जे में लेना है? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स। बाय क्रेडिटर्स। एक ही है तो इसको तो सीधा ही बाहर लिख दो। If you want you can write like this, sundry liabilities transfer। ये ट्रांसफर कब्जे में हो रहा है पहले। ओके तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। एसेट्स को इधर उतारो, लायबिलिटीज को इधर उतारो। अब नेक्स्ट स्टेप, एसेट्स को बेचो। तो वो किस साइड लिखना है? क्रेडिट। यस, मैंने जैसे आपको एंट्री जो सिखाई थी उस पे जाओ पहले तो। इफ यू फॉरगॉटन कि पैसे आ रहे हैं फर्म में तो कैश अकाउंट डेबिट और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि इस चैप्टर में सारी बातें रियलाइजेशन से होनी है। रियलाइजेशन क्रेडिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन क्रेडिट पे आ जाओ, लिख दो ऑपोजिट चीज। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे लिखूंगी कैश अकाउंट कि अब देखते हैं कौन कौन से एसेट्स बिके हैं मार्केट में। यहाँ पे लिख दोगे एसेट्स रियलाइज्ड। यहाँ पे हमने ट्रांसफर लिखा था, मतलब पहले कब्जे में लिया फिर उनको बेचा, जो भी बिक सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ एसेट्स की वैल्यू ही नहीं दी होगी कि वो कितने के बिके हैं, फिर छोड़ देंगे हम उनको। ओके बताइए हिमेश, गुडविल कितने की बिकी है मार्केट में? मैम 20,000। यस, तो नीचे पढ़ो अच्छे, द फर्म वाज डिसॉल्व्ड एंड द एसेट्स रियलाइज्ड। ओके देवस्य बताइए, लैंड एंड बिल्डिंग कितने का सेल हुआ है? मैम 1 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख। पल्लवी बताइए, प्लांट एंड मशीनरी 50,000।
राइट बच्चे, हमें इस बात की कोई चिंता नहीं करनी कि हो ये तो कम में बिका है और ये तो ज़्यादा में बिका है। नो, हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि फाइनली जो प्रॉफिट या लॉस निकलेगा ना उसमें वो उसका हिसाब किताब होगा। आपने इसका कुछ नहीं करना कि गुडविल 30 की थी और 20 की बिकी, कोई फर्क नहीं है हमें इस बात से। हमने इसकी डेप्थ में नहीं जाना है, तो वो आप भूल जाएं कि कितने का क्या बिका है। सिंपल है। कार, अच्छा अभी एक रह गया, प्लांट एंड मशीनरी 50,000। विराट, कार कितने की बिकी है? 28,000। ओके, और डेटर्स 50% ऑफ बुक वैल्यू 24,000। ये फाइनल बाहर लेते हैं। राइट हम 222 नहीं आएगा? राइट यस मैम। 222 000। राइट, बस अभी आपको इतना ही आता है। लाइबिलिटी के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, मैंने आपको उसके बारे में एक नोट लिखवाना है, याद तक कर लो। ओके, नोट, सारी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना ही करना है, चाहे लिखा हो या नहीं। पर एसेट्स को तभी सेल करना है जब लिखा हो। मैं इसका मतलब बताऊंगी, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सारी लायबिलिटीज को पे ऑफ करना ही करना है, चाहे लिखा हो या नहीं, पर एसेट्स को तभी सेल करना है जब लिखा हो। ओके, इसका क्या मतलब है? देखो जी, ये लॉजिक भी है, लाइफ में भी ऐसा होता है। चाहे हमारे एसेट्स बिके या ना बिके, पर लेने वालों की लाइन तो लग जाएगी, पैसे लेने वालों की लाइन तो लग ही जाएगी। यानी कि लायबिलिटीज को आपको हमेशा पे ऑफ करना है, क्वेश्चन में भी। जैसे इस क्वेश्चन में क्रेडिटर्स के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं नीचे, तो आपको क्या मानना है वैसे? क्रेडिटर्स को पैसे दे दिए। यस, क्योंकि ये लाइफ का भी रूल है, चाहे हमारे कुछ एसेट सेल हो या ना हो, मार्केट में डिपेंड करेगा, बट लेने वाले लोगों की तो लाइन पहले लग जाती है। तो आपने सारी लायबिलिटीज को पे ऑफ करना ही करना है क्वेश्चन में, चाहे लिखा हो चाहे नहीं, पर एसेट्स वही आपको सेल करने हैं जिनके बारे में लिखा होगा। जैसे मान लो यहाँ पे अगर कार के बारे में कुछ ना लिखा होता,
तो हम मानते कि कार सेल नहीं हुई। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बोलो। Yes, ma'am. बट लायबिलिटी में ऐसे नहीं मानेंगे, उसमें मानेंगे कि पे करना ही है। तो ये जो हम क्रेडिटर्स को पे करेंगे, इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट, क्रेडिटर्स पेड। तो देखो कैसे क्रॉस क्रॉस वाला चैप्टर है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। पहले एसेट्स को कंट्रोल में लो, लायबिलिटीज को कंट्रोल में लो, एसेट्स को सेल करो, लायबिलिटीज को पे ऑफ करो। ओके तो मैं लास्ट कॉन्सेप्ट बता रही हूँ आज की क्लास का, फिर हम ये क्वेश्चन खत्म कर देंगे। अभी एक चीज रह गई है बताने वाली, यहाँ तक नोट करिए। सोचिए बहुत इजी है, एक बार स्ट्रेस होता है जब भी हम कुछ भी नया सीखते हैं। आप देखना 1-2 दिन में आप रियलाइजेशन बड़े मजे से बना लोगे, कोई मुश्किल नहीं है। लिख लिया यहाँ तक? Yes, ma'am. ओके तो एक कॉन्सेप्ट बताना है बस लास्ट, फिर हम ये क्वेश्चन खत्म करेंगे क्योंकि इसमें वो कॉन्सेप्ट है। मैं इस पे कोई ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देने वाली अभी, मैं इसको बिल्कुल सिंपल रखूंगी, बाद में इस पे हम और बातें करेंगे। जैसे कि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 2000, मतलब कि ये जो भागा दौड़ी करनी पड़ेगी कि अच्छा मार्केट में पता करके आओ कि एसेट्स कितने के बिक जाएंगे और लायबिलिटीज को पे ऑफ करो, इसके लिए हो सकता है ना हमें कुछ पैसे खर्च भी करने पड़े। कैसे? जैसे हमें दूर दूर जाके वैल्यू पता करनी पड़े, वैल्यूअर्स को बीच में रखना पड़े, तो रियलाइजेशन के भी कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। मतलब इस पूरे प्रोसेस में हमें कुछ खर्चे करने पड़ सकते हैं। मैम जैसे हमारा चेक वो हो जाता था, डिसऑनर हो जाता था, तो उस टाइम पे जो एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ते थे, काइंड ऑफ वैसे ही। जैसे सपोज आई वांट टू सेल माय लैंड एंड इन बिटवीन देयर इज अ प्रॉपर्टी डीलर, उसको मुझे कुछ पैसे देने पड़ रहे हैं, लाइक दैट। ओके ओके मैम। Yeah, so in order to sell my assets, in order to pay off my liabilities, I might have to incur certain expenses. और वो छोटे खर्चे भी हो सकते हैं, बड़े खर्चे भी हो सकते हैं। जैसे बिल्कुल छोटा सा मान लो कि मेरा लैंड ना कहीं थोड़ा दूर है, मेरी सिटी में नहीं है, मतलब फर्म के नाम पे ही है बट वो कहीं और है, तो वहाँ तक जाने के लिए भी तो आपको फिर पैसे चाहिए, पता करोगे भी क्या रेट चल रहा है इसका आजकल, तो उस सब चीज़ों में आपके कुछ खर्चे हो सकते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, बताइए फर्म में पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं? जा रहे। जा रहे हैं। अच्छा अब आप मुझे बताइए, आपको ये साइड ठीक लग रही है पैसे जाने के लिए या ये साइड, डिपेंडिंग ऑन कि यहाँ पे ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। डेबिट। ये सही लग रही है ना, यहाँ पैसे जाने की बात हो रही है। बताओ जैसे क्रेडिटर्स को पे ऑफ किया तो पैसे जा रहे हैं, तो यहीं पे हम लिख देंगे कैश अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। फिर से बता रही हूँ बच्चे, मैं इसको बिल्कुल लाइट रख रही हूँ अभी, मैं इस पे कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं करूँगी। हाँ इसमें चीज़ें मुश्किल मैं करूँगी आफ्टर सम टाइम, जब इसमें और बहुत सारी बातें आएंगी। ये समझ नहीं आया। सिंपल रख रहे हैं मुझे। हाँ जी रिपीट कर रही हूँ। सो रियलाइजेशन के लिए
मतलब एसेट्स को बेचने के लिए, लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के लिए मुझे कुछ खर्चे इंकर करने पड़ सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपको लैंड बेचना है तो बीच में हो सकता है कोई प्रॉपर्टी डीलर आपको रखना पड़े, फिर उसको आप पैसे दोगे, कमीशन दोगे। सो इस तरह के कुछ खर्चे हो सकते हैं इस पूरे प्रोसेस के लिए। ये जो इतना सारा हम काम कर रहे हैं हो ही सकते हैं, हो सकता है आपको कहीं थोड़ा ट्रैवल करना पड़े, इधर उधर आना जाना पड़े, तो खर्चे होंगे। सिंपल। अब मैंने सिर्फ ये बोला है कि पैसे फर्म में आ रहे हैं या जा रहे हैं। ऑब्वियस बात है जा रहे हैं। फिर मैंने आपको कहा कि आप खुद देख लो, आपको पता ही है। यहाँ पे हमने क्रेडिटर्स पेड वाला लिखा हुआ है और यहाँ पे हमने एसेट्स बेच के जो पैसे आए हैं वो लिखे हुए हैं। तो किस साइड लिखना ठीक लग रहा है हिमेश? डेबिट। यस, जहाँ क्रेडिटर्स लिखे हैं वहीं पे पैसे जा रहे हैं फर्म से। तो सिंपल, टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस है ये, और हो गई बात खत्म। मैम यस बच्चे बोलिए। मैम अपने कंसेप्ट से पहले जो नोट लिखवाया था, एक बार प्लीज वो दोबारा एक्सप्लेन कर दो। ये वाला, दिस वन? यस मैम। राइट बच्चे। यस कुशिका, हम वो भी कह सकते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक बात है, क्योंकि इसकी एंट्री तो यही बन रही है, रियलाइजेशन डेबिट टू कैश। वही रूल लग रहा है इन अ वे। ओके, ये वाला जो नोट है मैं फिर से बता रही हूँ। जैसे एसेट्स को कंट्रोल में ले लिया, लायबिलिटीज को कंट्रोल में ले लिया। अब एसेट्स को बेचना है और लायबिलिटीज को पे ऑफ करना है। बट मैंने ये बोला कि चाहे क्वेश्चन में लिखा हो चाहे ना लिखा हो, आपने ये मानना है कि आपने सारी लायबिलिटीज को पे ऑफ करना ही करना है। जैसे इस क्वेश्चन में क्रेडिटर्स के बारे में हमें नीचे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, फिर भी हमें उसे पे ऑफ करना ही करना है, तो यहाँ पे हमने पे ऑफ कर दिया। पर एसेट्स को हमें तभी बेचना है जब क्वेश्चन में कोई वैल्यू दी होगी, अदरवाइज हम उसको मान लेंगे कि वो बिका ही नहीं। जैसे हाइपोथेटिकली अगर यहाँ पे कार की कोई वैल्यू ना दी होती, नीचे जो 28,000 दी हुई है अगर ना दी होती, तो मैं यहाँ पे कार ना लिखती, मैं कहती कि कार बिकी ही नहीं है। बट फिर भी लायबिलिटी को हमने जरूर पे ऑफ करना है, चाहे लिखा भी ना हो। बताओ अच्छी, इतनी बात समझ में आई? यस मैम। अब अच्छे इसको हमें खत्म करना है, मतलब ये कंप्लीट हो गया। अब आप इसकी बैलेंसिंग फिगर निकालो। बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है? बताइए। 48,000। अच्छा, इस साइड आ रही है? यस मैम। यस मैम। अच्छा बताओ, रीवैल्यूएशन में इस साइड लॉस आता था या प्रॉफिट आता था? लॉस। सेम यहाँ पे, सेम यहाँ पे, इधर आता तो प्रॉफिट, इधर आता तो लॉस। इवन इन P&L अकाउंट 11th क्लास, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लॉस ऑन रियलाइजेशन, और ये पार्टनर्स का है भाई। अब इसका मतलब ये है कि ना कुछ एसेट्स कम वैल्यू पे बिके हैं। एक्चुअली इसका ये मतलब है कि ये जो हमने एसेट सेल किए ना, ये कम वैल्यू पे सेल किया। देखो दिख भी रहा है, टोटल एसेट्स की बुक वैल्यू कितनी थी, 2,68,000। पर वो बिके कितने के हैं? 2,22,000। 2,22,000।
तो ये तो फिर ऑब्वियस भी हो गया था कि लॉस ही होना है। अब ये लॉस सबको मिलेगा, पार्टनर्स को। एक ही रेशो होती है इस चैप्टर में, कोई ओल्ड या न्यू रेशो नहीं होती। बताओ क्या रेशो थी क्वेश्चन में? 2:1:1। Yes. 24,000 12,000। लास्ट है बचे, बिल्कुल खत्म होने वाला है 5 मिनट में सब कुछ। यहाँ तक नोट करिए। सारा मैं रिपीट करूंगी नेक्स्ट क्लास में भी, बट ये आपकी भी ड्यूटी है कि आप इसको रिवाइज करें। अब मैंने कहा था इस चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट मैंने काट दिया क्योंकि मैंने कुछ खास बताया नहीं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में, बाद में बताना है। मैंने कहा था 3 चीज़ें बनती हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस बीडी पहले तो 80,000, 80,000, 60,000। मुझे लॉस किधर लिखूं? इसको भी आप क्रॉस से याद रख सकते हैं। अगर इधर था लॉस तो इधर आ गया। टू रियलाइजेशन अकाउंट 24, 12, 12 बस। अब ना आप मुझे इसका लॉजिक बताओ। बैलेंसिंग फिगर जो आएगी ना बच्चे, उसको आप बैलेंस सीडी नहीं लिखेंगे, क्योंकि बैलेंस सीडी का क्या मतलब होता है? कि अगले साल का हाँ, ओपनिंग बैलेंस करेक्ट, कि क्लोजिंग कैपिटल्स बताओ कि अब आगे से कौन सी कैपिटल्स होंगी। भाई आगे से क्या, फर्म खत्म है, अब कोई आगे नहीं है, कोई फ्यूचर ही नहीं है। तो अब ये बैलेंस सीडी नहीं लिखना है यहाँ पे, फिर क्या लिखना है? कैश या बैंक। हाँ, अब उसका मतलब क्या है देखो। ए को कह रहे हैं, ए हमने तुमको 80,000 देने थे, फर्म कह रही है, बट 24,000 का लॉस तुम सहो, ये तो तुमको सहना पड़ेगा। तो अब मैं तुमको कितने दूंगी? 6,000। यस। तो इसकी बैलेंसिंग फिगर बचे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, इस चैप्टर में बैलेंस सीडी नहीं होगी, उसकी जगह होगा टू कैश या बाय कैश, या टू बैंक या बाय बैंक। मतलब कैश या बैंक अकाउंट से बैलेंसिंग फिगर होगी, जिसका मतलब होगा या तो फर्म उसको बचे कुचे पैसे दे रही है या तो फर्म उससे कुछ पैसे ले रही है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही लिखवा दिया था आपको कि अगर पैसे कम पड़ जाएंगे तो पार्टनर्स को कहेंगे घर से लेके आओ, अगर पैसे बच जाएंगे तो पार्टनर्स को दे देंगे। तो वही हो रहा है। फाइनली हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस सीडी नहीं लिखना, उसकी जगह लिखना है टू कैश या बाय कैश, जिसका वही मतलब है जो मैं अभी बता रही थी। बस आपको ये देखना है किधर आ रही है बैलेंसिंग फिगर, और कोई आइटम ही नहीं है। इसका मीनिंग आपकी नॉलेज के लिए आप सोचना, ये आपका होमवर्क है, मीनिंग सोचना। वैसे मैंने एक बातों में बता तो दिया ही आपको। चलो मैं अभी पूछ लेती हूँ, हिमेश इसका मीनिंग क्या है? मैम ये बाकी जो कैश बचा है 56, 68 और 48, ये ए बी और सी अपने घर ले जाएंगे ना? यस, ये अपने घर ले जाएंगे। वहाँ पे है कि आपने लिखवाया था कि पैसे उनको मिल जाएंगे बच्चे तो। या फाइनली आप कहेंगे मैम इस चैप्टर में तो बैलेंस शीट भी नहीं बनानी, पता ही नहीं लगेगा कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं। पता लग जाएगा, क्योंकि कैश अकाउंट आपका टैली होगा, जो बिल्कुल लॉजिकल बात है कि अगर पैसे बचे थे तो हमने दे दिए पार्टनर्स को,
अगर नहीं थे या कम थे तो उनसे मंगवा लिए। फाइनल हिसाब किताब बिल्कुल मैच हो गया है। फाइनल अब कोई भी पैसा फालतू नहीं पड़ा। अगर पैसा एक्स्ट्रा था तो हमने उनको दे दिया, अगर पैसा कम था तो उनसे ले लिया। अब एक्स्ट्रा 1 रुपया भी नहीं बचा, सब कुछ सही हो गया, टैली हो गया। तो ये कैसे बनना है? जो बैलेंस शीट में कैश की वैल्यू है वो बैलेंस बीडी है। बताओ बैलेंस बीडी किस साइड लिखते हैं? डेबिट। जो साइड बढ़ना दिखाती है उस साइड हम बैलेंस बीडी लिखते हैं, क्योंकि कैश अकाउंट एसेट है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि ऑलरेडी मेरे पास 2000 रुपये का कैश था। ये जो हम पार्टनर्स को पे कर रहे हैं वो दिखाओ। पैसे हैं 2000, पे ज़्यादा कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो मैंने पहले ये लिख दिया, पैसे और भी आए हैं। हिमेश बताओ और कहाँ से पैसे आए हैं? दिमाग हम जब अपना- एसेट बिके हैं, हाँ जी, जब एसेट्स बिके हैं तो भी तो पैसे आए हैं। कितने पैसे आए हैं पल्लवी? Yes. ये वाले जो बच्चे आपके एसेट सेल हुए हैं, ये पैसे आए हैं, तो इसको भी क्रॉस, ये भी कैश अकाउंट में जाएंगे। पैसे आए हैं और वहाँ पे हम पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंटिंग, क्योंकि कौन से अकाउंट से वैल्यू आ रही है? रियलाइजेशन अकाउंट से आ रही है। एसेट्स बेच के पैसे आए हैं। और कीर्ति बताइए, क्या कोई पैसे और गए भी हैं? यस मैम गए हैं। कौन से गए हैं? जो लाइबिलिटीज पे ऑफ करी। यस, जो लायबिलिटी पे ऑफ करी। एक्चुअली ये दोनों चीजें, एक क्रेडिटर्स को पे ऑफ किया और एक वो जो रियलाइजेशन के खर्चे थे, दोनों इधर लिख देंगे। दोनों को अलग अलग लिख देंगे बच्चे हम, क्योंकि वहाँ पे भी हमने अलग अलग लिखे हैं, बट दोनों के लिए जो पर्टिकुलर्स है वो सेम है, क्योंकि ये दोनों आ तो उसी अकाउंट से रहे हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया ब्रैकेट में क्रेडिटर्स पेड 50,000, और फिर मैंने एक और रियलाइजेशन लिखा और ब्रैकेट में लिखा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, उसमें लिखा 2000। तो बताओ ये मैच हो रहा है? अगर यस तो वी आर हैप्पी। यस मैम। इसका मतलब है फाइनली 1 रुपया भी नहीं बचा, सब पूरा हिसाब टैली हो गया। 100% एवरीथिंग इज फाइन। 2,24,000। यस। मैम अब क्लास है, मीट करते। हाँ हाँ, बस 1 मिनट रुको, बस मैं इसको करूँ, खत्म है अब। सोचिए इसको आपने पूरा रिवाइज करना है, मैं फिर से रिवाइज करवाऊंगी। डेथ का होमवर्क कंप्लीट कर लीजिएगा जो दिया था लास्ट क्लास में, और टेस्ट के लिए भी तैयार रहिए। और कोई डाउट्स होंगे तो हम ले लेंगे फिर। थैंक यू मैम। ओके विजय, वेलकम। थैंक यू मैम। यू वेलकम। मैम ये वाला चैप्टर पूरा है या फिर इसमें भी कुछ डिटेक्ट हुआ है? ये पूरा है विजय। एडमिशन में हुआ है, रिटायरमेंट में हुआ है, डेथ में हुआ है, और फिर आपकी सेकंड बुक में हुआ है। ठीक है, बट ये इजी चैप्टर है, अभी फर्स्ट क्लास है इसलिए आपको लग सकता है, इट्स नॉट डिफिकल्ट। ओके, यस, थैंक यू मैम। यू आर वेलकम।